साथियों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप में। तो साथियों, हम लोग नेशनल मूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे और हमने काफ़ी सारे जो इवेंट्स हैं, ख़ास तौर से 1917 से लेके और 1932 के सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक की बातें हमने पीछे की वीडियोस में अलग अलग पार्ट्स में की थी। और बेसिकली हमने गांधी एरा को डिस्कस करने की कोशिश की थी, जिसमें 1917 से स्टार्ट करते हुए चंपारण पीजेंट मूवमेंट, फिर 1918 का अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स मूवमेंट, फिर 1918 के ही मार्च में जो खेड़ा पीजेंट मूवमेंट हुआ था, और उसके बाद गांधी जी का जो सबसे बड़ा आंदोलन था भारत में, जिसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन कहते हैं, उसकी चर्चा की। और उसके बाद में हमने स्वराज पार्टी की बात करते हुए साइमन कमीशन को जाना, साथ ही साथ नेहरू रिपोर्ट की चर्चा की, और 1929 यानी 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था, लाहौर सेशन, उसके बारे में चर्चा करते हुए हम फर्स्ट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म कर चुके हैं। तो साथियों, आज बारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। और बात करें तो हिंदी में कहते हैं इसे भारत शासन अधिनियम। 1935 में ये बनाया गया था और लागू किया गया था, तो इसके चलते इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जानते हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस भारतीय संविधान में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में से रखी गई थी। और यही वजह है कि ये जो कानून है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के चलते कुछ एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की रही हैं, उन्हीं के ऊपर अभी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को। तो सबसे पहले अगर देखें तो इसके कुछ फीचर्स हैं, उन फीचर्स को बारीकी से देखें तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है बेसिक फीचर्स में, कि भाई ये जो एक्ट था, इट वाज द लॉन्गेस्ट एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर इंडिया। ये जितने कानून बनते थे, ये कानून ब्रिटेन की संसद में बनते थे और फिर इन्हें भारत में लागू किया जाता था। तो अब तक जितने कानून लागू हुए हैं, ठीक है, जैसे 1773 से जो लॉज हैं वो इंडिया में इम्प्लीमेंट होने शुरू हुए थे। तो 1773 से लेके 1935 तक जितने एक्ट बने हैं, उन सारे के सारे एक्ट में ये सबसे बड़ा, या ये कहें कि सबसे लंबा बनाया गया कानून था, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यानी ब्रिटेन की संसद ने बनाया था। इस कानून की अगर बात करें तो इसमें लगभग 321 सेक्शंस एंड 10 स्केड्यूल्स थे। 321 इसमें धाराएं थी और 10 इसमें अनुसूचियां थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो सबसे बेसिक फंडा था वो ये था कि भाई इस एक्ट में इस बात का प्रोविज़न किया गया कि जो इंडिया है इसे एक फेडरेशन बना दिया जाए, ठीक है। यानी इस कानून के अंदर एक अखिल भारतीय संघ को बनाने का प्रावधान रखा गया था। इस संघ में कौन कौन शामिल होंगे? तो इस संघ में शामिल होंगे ब्रिटिश प्रोविंसेस, यानी जो भारत के अंदर ब्रिटिश प्रांत थे उनको शामिल करना था, जितनी रियासतें थी उनको शामिल करना था। तो इस तरीके से करके सारे के सारे जो टेरिटरीज़ हैं, जो क्षेत्र हैं, उनको मिला के क्या बनाना था, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना था। तो ये प्रोविज़न इस एक्ट में किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऑल इंडिया फेडरेशन कभी बन ही नहीं पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि इसके पीछे कारण ये था कि जो प्रिंसली स्टेट थे, यानी जो रियासतें थी, दे वर नॉट विलिंग टू जॉइन दिस फेडरेशन। उनका किसी भी तरीके से कोई भी मकसद या विश्वास नहीं था इस फेडरेशन को यानी इस संघ को ज्वाइन करने का। तो यही कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बेसिक फीचर्स को अगर हम देखें तो इसमें क्या बताया गया था कि भाई एक ऑल इंडिया फेडरेशन को का फॉर्मेशन करना है, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करनी है। और इस संघ में कौन कौन शामिल होंगे? तो भाई इसमें ब्रिटिश प्रोविंस शामिल होंगे, साथ ही साथ जितने प्रिंसली स्टेट्स हैं यानी जो रियासतें हैं वो शामिल होंगी। लेकिन रियासतों की कोई रुचि नहीं थी इस संघ में शामिल होने की, जिसके चलते ये ऑल इंडिया फेडरेशन एग्जिस्टेंस में या अस्तित्व में आ ही नहीं पाया, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जो दूसरी अहम विशेषता, सेकंड जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो ये थी कि इस एक्ट में क्या किया गया, पावर जो टेरिटरीज़ हैं उन टेरिटरीज़ को डिवाइड किया गया था। टेरिटरीज़ कैसे डिवाइड की गई? पूरा का पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र था, इस क्षेत्र के जो 11 राज्य थे उन्हें कहा जाता था गवर्नर्स प्रोविंस या फिर ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है। इसके अलावा पूरे भारत में 6 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, यानी 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और इसके अलावा तीसरा हिस्सा था प्रिंसली स्टेट का। तो कुल मिला के
जो टेरिटरीज़ हैं वो 3 हिस्सों में बटी हुई थी। पूरे के पूरे भारत का जो क्षेत्र है वो 3 भागों में बटा हुआ था। 11 स्टेट थे, यानी 11 राज्य हुआ करते थे जिनके ऊपर ब्रिटेन की हुकूमत थी, उनका शासन चलता था। तो हम ये कहते हैं कि ब्रिटिश शासित प्रांत, यानी जो ब्रिटेन की जो सरकार थी, जिन प्रोविंसेस को, जिन स्टेट को कंट्रोल करती थी, उनका टोटल नंबर था 11। इसके अलावा 6 उन्होंने चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बनाए थे, ठीक है। और तीसरे हिस्से में थी भारत में जितनी रियासतें थी वो। तो एक तरीके से जो पूरी की पूरी टेरिटरी थी भारत की, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। प्रोविंसेस की बात करें तो ये जो प्रिंसली स्टेट थे, सॉरी, प्रिंसली स्टेट की अगर बात करें यानी रियासतों की बात करें, तो रियासतों के ऊपर जो शासन था वो राजाओं का था, और ये थे इंडियन रूलर। भारतीय राजाओं का शासन हुआ करता था, और ये टाइमली जो थे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते रहते थे, जिसके चलते अपनी रियासत को लेके किसी भी तरीके का कोई कायदा कानून यानी लॉज एंड रेगुलेशन फ्रेम करने हैं, तो वहाँ पे इन राजाओं के पास में थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी हुआ करती थी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे, जबकि जो 11 गवर्नर्स प्रोविंस हैं ये ब्रिटिश सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में थे। साथ ही साथ जो 6 चीफ कमिश्नरेट या 6 कमिश्नरी प्रोविंसेस थे, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ये डायरेक्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कंट्रोल में हुआ करते थे, ठीक है। अब इस एक्ट की जो सबसे बड़ी खासियत है वो क्या है कि जो प्रोविंसेस थे यानी जो प्रांत थे, उन्हें क्या दे दी गई, दे गोट द फुल ऑटोनॉमी, उन्हें पूरी स्वायत्ता दे दी गई, ठीक है। पूरी स्वायत्ता का मतलब क्या है कि जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है ना। जैसे कि एजुकेशन की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, हेल्थ की बात करें, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट्स थे, इन सब्जेक्ट के ऊपर जो कायदा कानून या नियम बनाने की जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी दे दी गई किसको, गवर्नर के पास में। वो सारी की सारी जिम्मेदारी गवर्नर्स को दे दी गई। गवर्नर्स बेसिकली कौन होते थे, तो ये ब्रिटिशर्स होते थे। इसका मतलब गवर्नर्स स्टिल हैड स्पेशल पावर, ठीक है, और वो किसी भी टाइम इंटरफेयर कर सकते थे प्रोविंसेस के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। कुछ एक सब्जेक्ट्स ऐसे रहे जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो इंडियन मिनिस्टर्स थे वो डायरेक्टली अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते थे, और इस मामले में उन्हें किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये जो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या रही कि जो प्रांत थे उन्हें और अधिक स्वायत्त कर दिया गया था। मीन्स द प्रोविंसेस गॉट द फुल ऑटोनॉमी इन देयर सब्जेक्ट्स, ठीक है। आगे देखते हैं, एंड ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस। एंड ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस, इसका क्या मतलब है। ये जो डायरकी थी प्रोविंसेस में, ये साथियों जो इससे पहले अधिनियम आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो उस डायरकी को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इम्प्लीमेंट किया गया था, उससे 1935 के एक्ट में क्या किया गया, ख़त्म कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया। कहाँ से, प्रोविंसेस से, ठीक है। सो डायरकी इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज अबोलिश्ड इन दी प्रोविंसेस। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लगाया गया था, और प्रांतों से द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत खत्म किया गया था। तो जो प्रोविंसेस हैं उनमें द्वैध शासन यानी डायरकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत लगाया गया था। और डायरकी को ख़त्म कब किया गया, अबोलिश कब किया गया प्रोविंसेस से, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत किया गया था, ठीक है। अब प्रोविंसेस से तो डायरकी जो है यानी द्वैध शासन यानी ड्यूअल रूल ख़त्म कर दिया गया, लेकिन ये जो डायरकी है इसे सेंटर में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो ये 5वीं बड़ी विशेषता है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, क्या कि जो डायरकी थी दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल लेवल पे जो सब्जेक्ट्स थे उन सब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक बने रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जिन्हें कहते हैं आरक्षित विषय, और दूसरे हो गए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जिन्हें कहते हैं स्थानांतरित विषय। तो जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे उनमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स ये शामिल किए गए, यानी रक्षा से संबंधित मुद्दे और विदेशी मामले जितने हैं उनको रखा गया रिजर्व सब्जेक्ट्स में, ठीक है। अब ये जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं इनको लेके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन तय करना है वो जिम्मेदारी किसकी हुई, तो वो जिम्मेदारी हुई जो उस समय गवर्नर जनरल रहेगा,
ठीक है। गवर्नर जनरल बेसिकली कौन होता था? तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है बेसिकली भारत के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था। तो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन तय करने की जिम्मेदारी किसे दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दी गई। वहीं पे जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन तय करने की जिम्मेदारी दी गई इंडियन मिनिस्टर्स को। तो मैंने बताया कि सेंट्रल लेवल पे डायरार्की इंट्रोड्यूस की गई। तो ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के किस लॉ के तहत सेंटर में डायरार्की इस्टेब्लिश की गई थी? तो हम ये बताएंगे कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत सेंटर में डायरार्की इस्टेब्लिश की गई थी। और इसके तहत हुआ क्या कि भाई जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। एक बने रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और दूसरे बने ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स को लेके फाइनल जो रूल्स रेगुलेशंस ये सब फ्रेम करने थे, तो इनकी जिम्मेदारी थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास में। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स को हैंडल कौन करता था? तो साथियों ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को हैंडल करते थे इंडियन मिनिस्टर्स। ठीक है। अब आगे देखते हैं मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 6। छठे की अगर बात करें तो इसमें क्या है बेसिकली, इसमें सिंपल सा फंडा ये है कि जो पावर थी उस पावर को क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। सारी पावर को डिवाइड कर दिया गया। अब ये तरीका क्या था पावर को डिवाइड करने का? तो आज जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो उसमें हम एक चीज़ ये पढ़ते हैं कि भाई मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो हमने ये पढ़ा कि भाई जो सारी की सारी पावर है ना वो किसी एक इंडिविजुअल बॉडी के हाथ में नहीं है, बल्कि पावर को क्या किया गया? डिवाइड कर दिया गया। अच्छा, उसको डिवाइड करने का तरीका क्या था? तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। एक यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। यूनियन लिस्ट के ऊपर जो यूनियन लिस्ट के तहत जितने सब्जेक्ट्स रखे गए हैं उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट्स रखे गए उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की। कॉन्करेंट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट्स रखे गए उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी। दोनों साथ बैठें, आपस में म्यूचुअल डिस्कशन करें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे उन सब्जेक्ट्स को लेके रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करें। लेकिन अगर दोनों सरकारों के बीच में किसी बात को लेके सहमति नहीं बनती है, यानी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर होगी कि वो जो कॉन्करेंट लिस्ट के उस सब्जेक्ट को लेके फाइनल फैसला देगी उसे ही मानना पड़ेगा। तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों लिस्ट यानी डिवीजन ऑफ पावर इन लिस्ट के तहत किया गया है, ये बात जो थी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही दी गई थी। और वहीं से हमने कुछ चेंजेस के साथ इसको हमारे भारत के संविधान में शामिल कर लिया था। तो बात करते हैं डिवीजन ऑफ पावर। तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या किया गया भाई? 3 लिस्ट बना दी गई। ठीक है। और इन 3 लिस्ट में क्या रखे गए? सब्जेक्ट्स रखे गए। जितने विषय थे उन विषयों को इन 3 लिस्ट में रखा गया। पहली लिस्ट कही साथियों फेडरल लिस्ट, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 59 सब्जेक्ट्स को रखा गया। और ख़ास तौर से डिफेंस है, रेलवे है, करेंसी है। ठीक है। इस तरीके के सब्जेक्ट्स इसमें रखे गए थे। दूसरी लिस्ट बनी जिसे कहा गया प्रोविंशियल लिस्ट, जिसमें ऑलमोस्ट 54 सब्जेक्ट्स को जगह दी गई। पुलिस है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं ये किस में रखे गए? ये प्रोविंशियल लिस्ट में रखे गए। ठीक है। हिंदी में कहते हैं प्रांतीय सूची, और फेडरल लिस्ट को हिंदी में कहते हैं संघीय सूची। तो संघीय सूची में 59 विषयों को रखा गया और प्रांतीय सूची में 54 विषयों को रखा गया। वहीं पे जो तीसरी सूची बनी साथियों उसे कहा गया कॉन्करेंट लिस्ट, हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। इसमें ऑलमोस्ट 36 सब्जेक्ट्स को रखा गया था। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि दोनों सरकारें यानी सेंट्रल और प्रोविंस गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर फैसला करेंगी। अगर डिस्प्यूट होता है तो फाइनल फैसला किसका है? फाइनल फैसला होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का या यूनियन गवर्नमेंट का। ठीक है। तो ये छठी बड़ी अहम विशेषता है इस एक्ट की कि जो पावर है उस पावर को क्या किया गया? उसका डिवीज़न कर दिया गया, यानी सत्ता का विभाजन किया गया। और तरीका क्या था? 3 लिस्टें बना के उनमें सब्जेक्ट्स को रख दिया गया। और उन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा, इस बात को तय कर दिया गया। फेडरल लिस्ट के मुद्दों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल लिस्ट के मुद्दों के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट के मुद्दों के ऊपर सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर फैसला करें।
अगर डिस्प्यूट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला फुल एंड फाइनल माना जाएगा। सातवीं बड़ी विशेषता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की ये रही कि भाई जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है सेंटर में वो लागू कर दिया गया। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि भाई दो सदनात्मक विधायिका का गठन किया गया केंद्र स्तर के ऊपर, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ 1935, ठीक। यानी द्विसदनात्मक, इससे क्या पता चलता है कि दो सदन बना दिए गए, यानी दो हाउसेस बना दिए गए। किस लेवल पे? प्रोविंशियल लेवल पे नहीं, सेंट्रल लेवल के ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं, टू हाउसेस वर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। एक हो गया लोअर हाउस, दूसरा हो गया अपर हाउस। लोअर हाउस को कहा जाता था फेडरल असेंबली और अपर हाउस को कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट। तो इस तरीके से करके अलग अलग प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दिए गए थे। अगर हम इसको आगे देखें तो आज हम पढ़ते हैं कि भाई हमारे देश में कानून व्यवस्था में जो सर्वोपरि है वो है हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जिन्हें कहते हैं हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, आज हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक प्रोविज़न था कि भी भारत के अंदर एक फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है। भारत में क्या इस्टेब्लिश किया जाए? एक फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाए, ठीक। ये प्रोविज़न कौन से एक्ट में था? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट में था। और इसके तहत जो संघीय न्यायालय, हिंदी में कहते हैं फेडरल कोर्ट को संघीय न्यायालय, तो जो संघीय न्यायालय था उसकी स्थापना की गई साथियों 1937 में। प्रोविजन था 1935 के एक्ट में, लेकिन इसको स्थापित करते करते वक्त लगा, तो इसकी स्थापना की गई 1937 में। सो दिस फेडरल कोर्ट वाज सेटअप इन द ईयर 1937। क्यों सेटअप किया गया? क्यों इसकी स्थापना की गई? क्यों प्रावधान था इसकी स्थापना का? तो संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान सिर्फ इतना था कि जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सोल्व करने की जिम्मेदारी, डिस्प्यूट किसके बीच में? सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में। उस टाइम साथियों प्रोविंसेस कहा जाता था स्टेट को सॉरी। तो डिस्प्यूट को सोल्व करने की जिम्मेदारी किसकी है? फेडरल कोर्ट की जिम्मेदारी है। किसके बीच में? सेंटर और प्रोविंस के बीच में जितने डिस्प्यूट्स होंगे, ठीक है। बाद में यही फेडरल कोर्ट जो है वो क्या बना? वो हमारा बना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो लेटर दिस फेडरल कोर्ट बिकेम द बेसिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का जो आधार बना, ये फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय ही बना था। आठवीं विशेषता की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इस बात का प्रोविजन किया गया कि भाई एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित किया जाए, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं आरबीआई, और हम लोग जानते हैं कि आरबीआई का काम क्या है? पूरे के पूरे इंडिया के अंदर जो करेंसीज हैं उनके फ्लो को चैनलाइज करना, नई करेंसीज को पब्लिश करना, और अगर करेंसीज को डिमोनेटाइज करना है तो उस मामले में भी फैसले कौन लेता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1935, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में है। सो 1935 में क्या इस्टेब्लिश किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्लियर है। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। सो 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका काम क्या है? तो भाई हम सब जानते हैं कि इट कंट्रोल्स द करेंसी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ एंटायर इंडिया, कि ये जो है मुद्रा और साथ ही साथ जो बैंकिंग प्रणाली है पूरे भारत के अंदर उसको नियंत्रित करने का काम करता है, साथ ही साथ उसको मॉनिटरिंग करने का काम करता है। अगले अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आज हम लोग बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, कि भाई यूपीएससी की परीक्षा देके हम आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं, या और तमाम तरीके की नौकरियां हैं जो इसके तहत मिल सकती हैं। इसका जो बेस था, इस बेस की शुरुआत जो थी वो 1935 के इस अधिनियम के तहत ही हुई थी। तो 10th अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो क्या है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविजन था किस चीज़ का? कि भाई फेडरल पब्लिक, एफपीएससी कहा जाता था उस टाइम, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाए। सेंट्रल लेवल के लिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें तैयार करना, उनका चुनाव करना, उनके लिए एलिजिबिलिटी तय करना, उनके एग्ज़ाम का स्केड्यूल डिसाइड करना, इस तरीके से एक प्रोसेस के तहत बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स अंग्रेज़ों को मिल सकें, इसी को लेके उन्होंने क्या किया? सेंट्रल लेवल पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की थी, ठीक है। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को ही आज हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आज कहा जाता है एफपीएससी को, ठीक है।
क्यों किया गया? तो भाई सीधा सिंपल सी बात है, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यानी सरकारी जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति के लिए क्या इस्टेब्लिश किया गया? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, आगे अगर देखें तो हमने एक चीज़ ये देखी कि भाई राइट टू वोट किसके पास है इस दौर में। ठीक है, तो जो राइट टू वोट था, यानी जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब दूसरे नाम से कहते हैं, भाषा तो सेम ही है। तो इसको क्या किया गया था? इसका एक्सपेंशन कर दिया गया था, यानी राइट टू वोट का एक्सपेंशन किया गया। कहने का मतलब क्या है कि वोट डालने का हक किस किस के पास हो, इस मामले में कुछ रियायतें बरती गई और इसका थोड़ा सा विस्तार किया गया, कुछ और लोगों को शामिल किया गया था। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ द वोटिंग राइट वाज लिमिटेड एट दैट टाइम, कि इस सब के बावजूद उस समय वोट डालने का अधिकार सारे के सारे इंडियंस को नहीं मिला हुआ था, बल्कि ये कुछ सीमित लोगों को ही मिला हुआ था। इसलिए हम ये कहते हैं कि वोट डालने का अधिकार उस दौर में जब भारत गुलाम था, यानी ख़ास तौर से ये जब एक्ट आया था, इस एक्ट के टाइम में बड़ा सीमित लोगों तक इसकी पहुँच थी, यानी बहुत कम लोग जो है वोट डाल सकते थे। सो एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंचाइज़ यानी राइट टू वोट का एक्सपेंशन किया गया। तो कैसे एक्सपेंशन किया गया? तो उसके लिए हमें ये एक चीज़ ये पता है कि भी जो वोटिंग राइट था वो क्या था? दैट वाज़ वेरी लिमिटेड, बहुत सीमित लोगों तक ही सीमित लोगों के पास में ही वोट डालने का अधिकार था। और ओनली अबाउट 10 to 14% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी पूरे भारत की जनसंख्या का लगभग 10 से 14% हिस्सा ही ऐसा था जिसके पास में क्या था? जिसके पास में राइट टू वोट था या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज था। हिंदी में कहते हैं वोट डालने का अधिकार या फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो ये वोट डालने का अधिकार या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कितनी आबादी के पास में था? तो लगभग 10 से 14% जो भारत की कुल जनसंख्या थी उसी के पास में ये वोट डालने का अधिकार था। अच्छा, वोट डालने का अधिकार दिया किसको जाता था? तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज थे। उन मापदंडों की अगर बात करें तो क्या था कि भी प्रॉपर्टी, लैंड, वेल्थ, ठीक है, ये बेसिस थे। टैक्स पेमेंट और एजुकेशन लेवल, कोई आदमी कितना पढ़ा हुआ है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना टैक्स पे करता है, वो कितनी ज़मीन का मालिक है, उसके पास धन संपत्ति कितनी है। तो ये सभी क्या थे? ऑल दीज वर दी पैरामीटर्स। ठीक है, और इन्हीं पैरामीटर्स के बेस पे राइट टू वोट दिया जाता था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत क्या हुआ कि पहले 10% लोगों के पास भी राइट टू वोट नहीं था, लेकिन इस एक्ट में जो प्रोविजन किया गया उसके बाद में लगभग 10 से 14% तक आबादी को क्या मिल गया? राइट टू वोट मिल गया था। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि भाई एंटायर इंडिया में अगर देखा जाए तो नॉट एवरीवन हैड द राइट टू वोट, सारे के सारे लोगों के पास में वोट डालने का हक नहीं था। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया? कुछ टेरिटोरियल चेंजेस भी किए गए। टेरिटोरियल चेंजेस का मतलब क्या है? कुछ क्षेत्रीय बदलाव किए गए, कुछ एक नए प्रोविंसेस बनाए गए और कुछ एक प्रोविंसेस को इंडियन सब कॉन्टिनेंट से यानी भारतीय महाद्वीप से उन प्रोविंसेस को, उन प्रांतों को अलग करके सेपरेट कर दिया गया था और उनके अब से इस एक्ट की वजह से उनकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, तो ऐसे टेरिटोरियल चेंजेस कौन कौन से हुए? तो सबसे बड़ा जो चेंज हुआ वो ये हुआ साथियों कि बर्मा, जो जिसे आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, ठीक है, बर्मा को सेपरेट कर दिया गया। किससे? इंडिया से। कब किया गया? 1935 में। सो बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडियन टेरिटरी इन द ईयर 1935। ठीक है, बर्मा को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र इकाई के तौर पे स्थापित किया गया था। और क्यों किया गया था? क्योंकि भाई बर्मा को अलग किया जाए भारतीय जो क्षेत्र है उससे, इस बात का प्रावधान था भारत शासन अधिनियम में। ठीक है, इसके अलावा दो नए प्रांत बनाए गए, दो नए स्टेट बनाए गए, दो नए राज्य बनाए गए और उन दो नए प्रोविंसेस का नाम क्या था? एक था सिंध और दूसरा उड़ीसा। तो टेरिटोरियल चेंजेस में दो बड़े बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। क्या? कि दो नए प्रोविंस बनाए गए। ठीक है, ये सवाल बड़ा अहम है, कई बार पूछा गया है कि सिंध प्रोविंस का जब गठन किया गया तो उसके पीछे कौन सा कानून जिम्मेदार था या किस कानून के तहत भारत से अलग करके एक नया प्रांत सिंध बनाया गया? So because of the Government of India Act, a new province was framed और framed at that time, और जो नया प्रोविंस था उसका नाम क्या रखा गया साथियों? तो उसका नाम रखा गया सिंध प्रोविंस। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो नया प्रोविंस या नया राज्य या नया प्रांत बनाया गया उसे कहा गया उड़ीसा। और बर्मा को इंडिया से क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया गया और एक अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पे इस्टेब्लिश कर दिया गया। तो साथियों, ये जो सारी विशेषताएं थी, ये थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषताएं।
ठीक है? जो अहम विशेषताएँ हैं ये सारी की सारी रही और ये जो एक्ट है ये परीक्षाओं की दृष्टि से अगर हम देखा जाए हम अगर देखते हैं इसको यानी एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो इस एक्ट से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है? इसलिए ये एक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और मैंने यही सोच के इस एक्ट की एक सेपरेट वीडियो बनाई कि भई भारत शासन अधिनियम की जो अहम विशेषताएँ हैं, ख़ास तौर से जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स बार-बार एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, उनको यहाँ शामिल किया जाए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आज हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कुछ एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आई होंगी और इसके बाद की जो वीडियोज़ हैं, उसमें आगे हम कंटिन्यू चलते हुए 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शन की चर्चा करेंगे, यानी 1937 में जो प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए, उनकी चर्चा करते हुए हरिपुरा सेशन जो था कांग्रेस का, उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग त्रिपुरी क्राइसिस यानी त्रिपुरी संकट कांग्रेस के सामने जो आया था, उसकी बात करते हुए फॉरवर्ड ब्लॉक तक कुछ चीज़ों को और डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, इम्पोर्टेंट लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है द हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप और अपने दूसरे साथियों के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।